Assalamu alaikum dear student, I am your physics teacher Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Ahmedabad. Nowadays we are studying nuclear physics course in which we are discussing unit 6 which is associated with radioactive disintegration or radioactive decay. And today we are going to start Fermi theory of beta decay. In 1934, Fermi uses Pauli-neutrino hypothesis. What was the Pauli-neutrino hypothesis? पाली ने जब बीटा एमिशन को एक्सप्लेन किया कि किसी भी पेरेंट्स एलिमेंट से जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो आपको आउटपुट में एक डॉटर न्यूक्लियस अलॉन्ग विद बीटा पार्टिकल आइदर बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव रेज मिलती हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल नहीं था, यानी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं थी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या आप कह सकते हैं पेरेंट्स की रेस्ट मास एनर्जी के। तो पाली ने इंट्रोड्यूस किया कि बीटा एमिशन के वक्त एक और पार्टिकल है वो भी एमिटेड आउट होता है जिसको न्यूट्रिनो कहा जाता है। लेटर ऑन 1956 में काउन एंड रेनिस ने न्यूट्रिनो को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर कर लिया। अब 1934 में फर्मी जो है वो पाली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए बीटा डिके के मुतालिक 3 से 4 बातें कैलकुलेट करता है। पहली चीज़ एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल, स्पेक्ट्रम ऑफ द बीटा पार्टिकल, शेप ऑफ बीटा एमिशन या शेप ऑफ द बीटा पार्टिकल एंड लाइफ टाइम ऑफ बीटा एमिटर्स। यानी फर्मी क्या कहता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी, स्पेक्ट्रम, शेप एंड लाइफ टाइम ऑफ बीटा एमिटर, कि जिन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है उनका लाइफ टाइम क्या है, कितने लाइफ टाइम बाद जो है ना वो बीटा पार्टिकल एमिट करती हैं। तो फर्मी की जो थ्योरी है इसमें कुछ एजम्पशंस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन हम वो एजम्पशंस लेते हैं। पहली एजम्पशन ये है कि ड्यूरिंग बीटा डिके प्रोसेस एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, क्योंकि जब कोई पेरेंट न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल में डिके होता है तो आपको 3 चीज़ें आउटपुट में मिलती हैं, डॉटर न्यूक्लियस, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। तो 3 चीज़ें हो गई ना, डॉटर न्यूक्लियाई, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो। तो ये कह रहा है कि एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, डॉटर न्यूक्लियस को निगलेक्ट कर रहा है। ये मैंने कल भी बताया था कि डॉटर न्यूक्लियस का मास बहुत ग्रेटर है, वो वेरी स्लो वेलोसिटी से मूव करता है, तो हम उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को नियरली इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये बीच में यूज़ होगा। तो अब कौन सी 2 चीज़ें रह गई, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो। तो सो that is why Fermi introduced first bold assumption that during beta decay process energy is shared between electron or neutrino or beta particle or neutrino. दूसरी assumption, emission of beta particle from nuclei of certain radioactive element is somewhere similar to emission of electromagnetic radiation by an atom. ये बहुत ज़बरदस्त बात उसने कही है कि किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से बीटा पार्टिकल का एमिट होना समवेयर सिमिलर है किसी एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के वक्त जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं। अब एटम से कैसे होती हैं कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी क्वांटम स्टेट चेंज करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यानी फाइनल से इनिशियल स्टेट में आता है, तो एज ए रिजल्ट वो क्या करता है, 2 स्टेट के डिफरेंस के इक्वल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन एमिट करता है। अब इस चीज़ को फर्मी समवेयर इक्विवेलेंट मान रहा है बीटा पार्टिकल का न्यूक्लियस से एमिट होना। तो उसमें भी तो हम कहते हैं ना कि बीटा एमिशन बेसिकली क्या है, बीटा एमिशन बेसिकली डिके ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। तो एक पैरेंट न्यूक्लियस लेते हैं, उसकी एक इनिशियल स्टेट होगी। तो जब न्यूट्रॉन, लेट्स सपोज राइट साइड न्यूट्रॉन है, दायां हाथ मेरा, जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होगा तो स्टेट्स चेंज हो रही है ना, क्वांटम स्टेट्स चेंज हो रही है ना। तो इन स्टेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में क्या हो रहा है, बर्थ ऑफ बीटा एमिशन हो रही है। वहाँ पर भी 2 स्टेट्स के डिफरेंस के दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है। लेकिन वहाँ फील्ड क्या है, एटम के अंदर फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियस के अंदर फील्ड है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड, इलेक्ट्रॉन
न्यूट्रिनो फील्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड में इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के दरमियान बीटा पार्टिकल एमिट होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रिजम्बलेंस फर्मी ने बीटा एमिशन की दी है एटम के साथ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है। ख्याल ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड इज़ मच मच मोर वीकर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन एटम। वो बहुत स्ट्रॉन्गर फील्ड है और ये बहुत वीकर फील्ड है। दो बातें होगी। तीसरी बात, फर्मी ने क्वांटम मैकेनिक्स का एक रूल यूज़ किया जिसको फर्मी गोल्डन रूल कहा जाता है। ये भी बेसिकली फर्मी का ही था इंट्रोड्यूस किया हुआ। इसमें डायरेक्ट नोटेशन और पर्टर्बेशन थ्योरी वो होती है कि जिसमें हम किसी सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें। सिस्टम के अंदर एटम्स ले लें, एटम के अंदर या आप एक सिस्टम लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, अब उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करना क्या होता है, आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, आप उस पर कोई मैकेनिकल वर्क कर दें, आप उस पर लाइट फोटॉन फॉल कर दें ऑप्टिकली, तो क्या होगा कि उस स्टेट में चेंज आ जाती है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड हो जाती है। दिस डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन ए सिस्टम बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड पर्टर्बेशन। इसको पर्टर्बेशन कहा जाता है। तो ये दो तरह की है, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी और टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप यूज़ करोगे। तो यूजिंग टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी इसको यूज़ किया और वो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल पर यूनिट टाइम, कि ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, याद रख लो। यानी बीटा पार्टिकल का न्यूक्लियस से एमिट होना ये प्रोबेबिलिटी है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच नहीं है। हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप भी किस चीज़ पे हुई है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे हुई है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे नहीं हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल पर यूनिट टाइम यूजिंग टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, ये एक बड़ा फेमस रिलेशन आता है डी ओमेगा और बेस में बीटा, इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी ये जो डी ओमेगा है ये क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल पर यूनिट टाइम। सम लिटरेचर में इसको लैम्डा भी कहा गया है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि आप इसको इस नोटेशन से भी यूज़ कर सकते हो, लैम्डा या डी ओमेगा बेस में बीटा। ये इक्वल है 2 पाई ओवर एच कट स्क्वायर, एफ आगे हैमिल्टनियन कैपिटल एच आई होल स्क्वायर रो ई। तो ये ब्राकेट नोटेशन यूज़ की गई है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो इसमें आई इनिशियल स्टेट ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस है, F इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ डॉटर न्यूक्लियस जब बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएगा, कैपिटल H हैमिल्टनियन ऑपरेटर है जो रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग बीटा एमिशन, यानी उस इंटरेक्शन के साथ रिस्पॉन्सिबल है जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है। तो बेसिकली बीटा पार्टिकल कब एमिट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जब वीक इंटरेक्शन होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये उस इंटरेक्शन से रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें ये जो टर्म है रो ई, जो बेसिकली शेप ऑफ द बीटा स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेगी, ये टर्म कहलाती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, टोटल नंबर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट पर यूनिट एनर्जी, कि यूनिट एनर्जी में टोटल नंबर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स कितनी अवेलेबल हैं। दिस टर्म इज कॉल्ड रो ई, जनरली कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट। और इसे कैसे लिखा जाता है, देखें, टोटल नंबर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट पर यूनिट एनर्जी dN/dE। तो हम पूरी मैथमेटिक्स में इसी को डिटरमिन करेंगे। ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर है, याद रख लो, जो शेप ऑफ बीटा पार्टिकल इसको एक्सप्लेन करेगा। तो अब हम इसको डिटरमिन करने जा रहे हैं। ये आपकी जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में रो ई कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल जो है एक्सप्लेन हो जाएगा। याद रख लो, फर्मी ने ये जो प्रोबेबिलिटी यूज़ की है क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए, ये थ्योरेटिकल अप्रोच थी, यानी उसने एक्सपेरिमेंटली ये काम नहीं किया है। दिस वाज अ टोटली थ्योरेटिकल अप्रोच। अब हम जानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस कंसिडर बीटा पार्टिकल आर न्यूट्रिनो कमिंग आउट from the nuclei of certain element having certain linear momentum px and position x along x axis.
कि एक न्यूक्लियस से, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो जाहिर है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एमिट होगा ना। वैसे तो ये आइसोट्रोपिकली 3 डायमेंशनली एमिट होता है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि बीटा पार्टिकल किस डायरेक्शन में एमिट हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस, और उसका मोमेंटम क्या था, px, और उसकी पोजीशन क्या थी, x थी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। p बेस के नीचे x और x उसकी पोजीशन आ जाती है यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि अगर हम जब बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट होता है उसके मोमेंटम में एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो पोजीशन अनसर्टन हो जाती है, और अगर पोजीशन में एक्यूरेसी लाते हैं तो मोमेंटम अनसर्टन हो जाता है। यानी ये दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली लोकेट या डिटरमिन नहीं किए जा सकते। ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बड़ा फेमस, तो उसको यूज करें तो डेल पी एक्स डेल एक्स इक्वल टू एच। क्लियर हो गया ये रिलेशन। क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हो तो आप क्या करते हो, एक पॉइंट लगा देते हो। हम कहते हैं ना, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स आपने पढ़ी है कि लेट अस कंसीडर ए पॉइंट सिचुएटेड अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जिस तरह पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इस क्लासरूम के अंदर किसी मूविंग मॉस्किटो की पोजीशन को डिफाइन करते हो, छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हो, पतंग की पोजीशन को हाईलाइट करती है तो आप एक पॉइंट ले लेते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या किया जाता है, हाउ कैन यू लोकेट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये आपकी बेस है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो यहीं से तो स्टार्ट होती है, हाउ कैन यू डिटरमिन और लोकेट पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल्स, पार्टिकल को कैसे लोकेट करते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पॉइंट ले लिया, डिफरेंट एग्जांपल है, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स हमने पढ़ लिया। क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे करते हैं, अनसर्टेनिटी वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट ए पार्टिकल बाय अनसर्टेनिटी वॉल्यूम। एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं लेकिन वो अनसर्टन होता है, उसमें डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, ये याद रख लो। तो लेट अस कंसिडर बीटा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से एमिट होता है तो सिंगल पार्टिकल के लिए यही अनसर्टेनिटी रिलेशन कैसे होगा, एक्स पी एक्स इक्वल टू एच। तो हम एज्यूम करते हैं कि n पार्टिकल्स एमिट हो रही हैं न्यूक्लियाई से, n बीटा पार्टिकल, तो फॉर n पार्टिकल एक्स पी एक्स एन एच ये आ गया। यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लें तो h एक्स पी एक्स के नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब h कट क्या होता है, h ओवर 2 पाई, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो 2 पाई h कट। क्लियर होगी बात ये। तो एक्स पी एक्स के नीचे जो h है, h की जगह क्या डालेंगे, 2 पाई h कट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो बीटा पार्टिकल एमिट हो रही हैं उनकी तादाद कैपिटल N, क्या रिलेशन आएगा, एक्स पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई h कट। तो ये एक डायरेक्शन में मैंने कहा था, x डायरेक्शन में, लेकिन आइसोट्रोपिकली बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से ऑल डायरेक्शन में एमिट होता है। तो इन 3 डायमेंशनल स्पेस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, सिंगल के लिए क्या है, डिनोमिनेटर में 2 पाई h कट, तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई h कट होल क्यूब। और ये जो रिलेशन है इसको हम लोग 3 डायमेंशनली इंटीग्रल में लेते हैं, क्योंकि जब आप छोटी चीज़ से बड़े वैल्यू की तरफ आते हो तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, डी पी क्यूब डी एक्स क्यूब। इसमें ये मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आ गई और डी एक्स क्या आ गया, पोजीशन, और जब क्यूब बन गया तो ये वॉल्यूम अनसर्टेनिटी है। तो अपने रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए लेट वी एज्यूम दैट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, ये इसकी यानी पोजीशन की अनसर्टेनिटी जो है इसको 1 ले लेती हैं हम लोग, ये यूनिट है, ये अनसर्टेनिटी जो है ये 1 है। तो ये जो रिमेनिंग इक्वेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 ओवर 2 पाई h कट क्यूब इंटीग्रल डी पी क्यूब, यही रिलेशन आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। एज द सिस्टम इज आइसोट्रोपिक, मैंने कहा ना सिस्टम आइसोट्रोपिक है, बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट होकर बाहर आ रहा है। तो आपने कहीं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा था कि जब पार्टिकल न्यूक्लियस से एमिट होकर बाहर आता है तो वो न्यूक्लियस के साथ एक सॉलिड एंगल बनाता है, पार्टिकुलर सॉलिड एंगल बनता है, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है। जिस तरह स्फीयर, फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के सेंटर पे एक चार्ज है। गॉसेस लॉ के अंदर, गॉसेस ज्योमेट्री के अंदर आपने ये चीज़ अप्लाई की थी कि चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, वहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज आउट होकर बाहर आती हैं तो वो सेंटर पे एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है, स्फेरिकल सिमेट्री हो अगर, और उस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर भी इफ़ द सिस्टम इज आइसोट्रोपिक एंड बीटा पार्टिकल इज एमिटेड आउट इन ऑल डायरेक्शन एंड इट मेक्स ए सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, तो फिर
इस रिलेशन को देखें, मैं इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करता हूँ। 1/2 पाई एच कट क्यूब इंटीग्रल डी अपनी जगह, ये जो पी क्यूब है इसको लिख दो पी स्क्वायर इंटू पी, और ये सॉलिड एंगल डी सिग्मा आ गया, जिसकी वैल्यू आपको पता है 4 पाई होती है। तो अब इसमें पी स्क्वायर अपनी जगह, ये वाई वाला डिफरेंशियल पी के साथ ले लें डी पी डी सिग्मा, ये हमारी मजबूरी है मैथमेटिक्स रिलेशन लाने के लिए, तो ये इक्वेशन 3 डेवलप हो जाएगी। अब देखें, आपको मैंने कहा था ना कि हमारा मेन फैक्टर क्या है, रो ई, जिसकी वैल्यू क्या है डी एन बाई डी ई, एन कैलकुलेट कर लिया हमने। तो अब आप देखें रो ई क्या होगा, डी एन बाई डी ई। तो अब ये वैल्यू एन की इक्वेशन 3 वाली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी है, तो इसमें 1/2 पाई एच कट क्यूब, तो एन की जगह ये सारा फैक्टर आ जाएगा। तो ये सारा फैक्टर कैसे आएगा, इसमें देखें एन की जगह ये मैंने बाहर ले लिया, तो डी बाई डी ई उसी तरह है, बाकी वैल्यू इंटीग्रल पी स्क्वायर डी पी डी सिग्मा, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर होगी ये बात। अब हम यूज़ करते हैं आइंस्टाइन का जो टोटल एनर्जी का रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी 4। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग एम नॉट रेस्ट मास क्या लेते हैं, 0 लेते हैं डॉटर न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल दोनों तरफ लें, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा 2e डी, राइट साइड पे 2p सी स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट है कांस्टेंट है, उसी तरह dp। क्लियर होगी ये पॉइंट। अब इसमें 2 से कैंसिल हो जाएगा, p सी स्क्वायर e के नीचे लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर ले, e डिवाइडेड बाई पी सी स्क्वायर, और ये dp भी 1/dp इक्वल टू लेफ्ट साइड के de को इधर ले आए तो 1/de। अब दोनों तरफ, क्योंकि ये dp और de है, इनके साथ डिफरेंशियल दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे e बाई पी स्क्वायर पी सी स्क्वायर d बाई डी पी इज इक्वल टू d बाई डी ई। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन थी ना d बाई डी ई, ये टर्म मैंने बना ली है, तो d बाई डी ई की वैल्यू e बाई पी सी स्क्वायर d बाई डी पी, इक्वेशन 5 यूजिंग 5 in 4। तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, रो ई, ये वही फैक्टर है सॉल्व होने जा रहा है, रो ई ये किसके इक्वल आ रहा है 1/2 पाई एच कट क्यूब d बाई डी ई, इसकी जगह आएगा e डिवाइडेड बाई पी सी स्क्वायर, और जो रिमेनिंग वैल्यू है इंटीग्रल के अंदर d बाई डी पी, इसको मैं इंटीग्रल में ले गया d बाई डी पी, और ये इंटीग्रल की ये वैल्यू पी स्क्वायर डी पी डी सिग्मा एज इट इज रह जाएगा। आसान कैलकुलेशन है, थोड़ी सी जो है ना लेंथी है, और कोई इश्यू नहीं है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखें, ये p इस पी स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो एक p रह गया, इस p को बाहर ले जाएं EP और नीचे सी स्क्वायर, उसी तरह dp dp से कैंसिल हो गया, डिफरेंशियल इंटीग्रल एक दूसरे की एनिमी है, अपोजिट है, ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास इंटीग्रल में क्या टर्म रह जाएगी, d सिग्मा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या है 4 पाई। तो ये रिलेशन, यानी ये सारा रिलेशन सॉल्व होके ये आ गया। दिस इज अ जनरल रिलेशन। ये हमने जनरल रिलेशन निकाला है किसके लिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट रो ई के लिए। अब बीटा एमिशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी इमिट हो रहा है, यानी बीटा पार्टिकल भी इमिट हो रहा है, न्यूट्रिनो भी इमिट हो रहा है। यही रिलेशन हम दोनों के लिए अब पॉइंट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम सिमिलरली कर लेंगे। तो हमें क्या रिलेशन मिलता है, तो आप कहेंगे कि ड्यूरिंग बीटा एमिशन या बीटा पार्टिकल एमिशन, व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड अलोंग विद न्यूट्रिनो, इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, तो जो इस चीज़ पे देनी है। देखिए, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वेशन 2 में मैंने बताया था कि 1/2 पाई एच कट क्यूब डी पी क्यूब, यहाँ से आया था ये पोजीशन अनसर्टेनिटी मैंने 1 ली, ये आया था, और ये बहुत ही सिंपल था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, ये जर्नल था। अब इसी रिलेशन को आपने क्या करना है, बीटा पार्टिकल, यानी लेट्स सपोज बीटा पार्टिकल में हम इलेक्ट्रॉन एमिशन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन और न्यूट्रिनो के लिए ले, तो क्या हो जाएगा, सिंगल के लिए क्या था 2 पाई एच कट क्यूब डी पी क्यूब। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1/2 पाई एच कट होल 6, एक क्यूब एक के लिए आ जाएगा, और 2 पाई एच कट क्यूब दूसरे के लिए न्यूट्रिनो के लिए आएगा, होल पावर 6। इसी तरह इंटीग्रल डी पी क्यूब नीचे मैंने लिख दिया है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा न्यूट्रिनो के लिए। क्लियर हुई। अब इसको आपने तोड़ के लिखा था इस तरह, ये टर्म बनाई थी ना, तो यहाँ से भी ये टर्म देखें,
डी पी क्यूब को आपने क्या लिखना है, पी स्क्वायर डी पी डी सिग्मा, यानी एक सॉलिड एंगल इलेक्ट्रॉन भी बना रहा है एमिशन के वक्त और न्यूट्रिनो भी बना रहा है। तो दूसरा रिलेशन पी स्क्वायर डी पी डी सिग्मा। अब इस रिलेशन पे मैंने देखें, इस रिलेशन पे मैंने क्या अप्लाई किया था, ये रिलेशन अप्लाई करके फिर मैं यहाँ पे पहुँचा। तो मैंने इसको सम अप किया है कि इसी को सॉल्व करें। जिस तरह आप लोगों ने ये रिलेशन सॉल्व किया है तो आपके पास देखें नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको क्या मिलेगा, रो ई डी एन बाई डी ई। तो यहाँ पर रो ई, तो ये वैल्यू 2 पाई एच कट क्यूब की जगह 2 पाई एच कट होल 6, और आपको ये रिलेशन इस फॉर्म में मिलेगा। तो इसमें ये जो डी सिग्मा था जनरल रिलेशन में 4 पाई एक के लिए था, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का दोनों का सॉलिड एंगल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक का भी 4 पाई दूसरे का भी 4 पाई, तो ये कितना बन जाएगा 16 पाई स्क्वायर 2 पाई एच कट होल 6। और इधर देखें कि क्या आया था, ई पी बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर दो टर्म ऐसी बनेंगी, ई पी बाई सी स्क्वायर, वन इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल एंड ई पी बाई सी स्क्वायर वन इज़ फॉर न्यूट्रिनो। क्लियर है, बहुत सिंपल है जो है ना, ये वही रिलेशन है जो इधर मैंने जनरल रिलेशन बनाया है। अब इसमें हम न्यूट्रिनो के लिए एक बात करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिनो मैंने कल कहा था एनर्जी पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल नहीं है, तो उसका रेस्ट मास क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो लिया गया था। तो फॉर न्यूट्रिनो आइंस्टाइन का रिलेशन ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4। तो एम नॉट इसका ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो होगी, रिमेनिंग टर्म इनमें से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा जिस तरह यहाँ पर आपने किया था। तो जब स्क्वायर ख़त्म होगा तो ई न्यूट्रिनो यानी एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड स्पीड ऑफ लाइट, पी सी के इक्वल है। तो ये नीचे न्यूट्रिनो, तो यहाँ से मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो पी की वैल्यू निकालें तो ई बाई सी, और इसको इधर डाल दें इक्वेशन 7 में। यानी इक्वेशन 7 में जहाँ न्यूट्रिनो की एनर्जी है उसकी जगह क्या डालेंगे, मोमेंटम है ई बाई सी। तो एक ई पहले का पड़ा हुआ है तो ई स्क्वायर हो जाएगा, तो पुट इन 7, बाकी इक्वेशन सारी वही रहेगी, रो ई 16 पाई स्क्वायर 2 पाई एच कट होल 6 प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रॉन, ये टर्म। और यहाँ पर पी की जगह मोमेंटम की जगह ई बाई सी, तो एक ई ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप सी स्क्वायर को C4 भी लिख सकते हो। अब मैंने जो एजम्पशन फर्मी ने यूज़ की थी कि ड्यूरिंग बीटा डिके प्रोसेस द एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, तो टोटल एनर्जी या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी जो है मैक्सिमम एनर्जी किसकी इक्वल होगी, तो जो दें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी हमने क्या ली हुई है, ज़ीरो। तो मेनली एनर्जी क्या आ गई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, इन दोनों का सम हो गया ना। यही उसने एजम्पशन स्टार्ट में की थी कि एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, तो इन दोनों का सम आ गया। यहाँ से न्यूट्रिनो की एनर्जी निकालें तो ये इलेक्ट्रॉन वाली इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, तो ई मैक्सिमम माइनस ई। तो अब इस रिलेशन इक्वेशन 8 में ये जो न्यूट्रिनो की एनर्जी है इसकी जगह आप क्या डालेंगे, डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो यूजिंग इक्वेशन 9 इन 8, तो रो ई वही डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या आ रहा है 16 पाई स्क्वायर 2 पाई एच कट होल 6 प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल, और ई न्यूट्रिनो का स्क्वायर क्या हो जाएगा ई मैक्सिमम माइनस ई इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। तो दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब ये आपने उठा के यहाँ डाल देनी है, यानी ये सारी डिस्कशन में हमने ये सॉल्व किया है डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो यूजिंग इक्वेशन 10 in 1 we get the final relation probability of emission of beta particle per unit time, ये d ओमेगा बीटा 2 पाई ओवर h कट स्क्वायर, ये ब्रैकेट नोटेशन में f फाइनल स्टेट ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, कैपिटल H हैमिल्टोनियन which is responsible for the weak interaction during beta decay, I is the initial state of parent nuclei, इसका होल स्क्वायर, और आगे रो ई, तो रो ई की जगह क्या आएगा 16 पाई स्क्वायर 2 पाई एच कट होल 6 प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और ई मैक्सिमम माइनस ई का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ योर फाइनल रिलेशन विच वाज डेवलप्ड बाय फर्मी। थ्योरेटिकली ये रिलेशन था, तो ये थोड़ी सी टफ है, लेकिन आपने इसको पिकअप यहाँ से करना है। जस्ट आपने अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज़ करना है, एक्स पी एक्स इक्वल टू एच,
n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा NH, यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें तो ये H डिवाइड हो जाएगा, H कट नोटेशन में H/2π, तो ये 2πH कट। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आ गए तो यहाँ से आप लोग इसको 3 डायमेंशनल में इसको क्यूब करके लिख लें, पोजीशन अनसर्टेनिटी 1। आगे फिर आपने देखें डेंसिटी ऑफ स्टेट ρ/dN/dE, n आपने कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से फिर आप इसको आप एक सीक्वेंस से ले जा सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करें, ये आसान हो जाएगा। तो इस तरह फर्मी ने जो बीटा पार्टिकल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसकी इमिट आउट होने की, उसको थियोरेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स के इस प्रिंसिपल को परटर्बेशन, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को यूटिलाइज करते हुए थियोरेटिकली कैलकुलेट किया।